अपने बूढ़े पिता को बेटे और बहू ने छोड़ा वृद्ध आश्रम। अपने बेटे और बहू के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर भोला अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगा। उसने बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोला, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते बेटे को। यह कहते ही वह रो पड़ा, परंतु फिर सोचने लगा कि नहीं, यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहता था। भरे गले से उसने बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहता है। इतनी बात सुनते ही उसका दोस्त रामू स्तब्ध रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। भोला ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलह से परेशान हो चुका हूँ, आधे घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जिस समय भोला अपना घर छोड़कर निकला तो उसने देखा कि उसका बेटा और बहू कमरे में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां जा रहे हैं और न ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान से परेशान होकर भोला वृद्ध आश्रम पहुंच गया। थोड़ी ही देर में वृद्ध आश्रम में भोला के बहुत सारे मित्र बन गए। भोला रोज सबसे उनके हालचाल पूछता, बातें करता, रोजाना सुबह सुबह व्यायाम करता। धीरे धीरे भोला को आश्रम में अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उसे वृद्ध आश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज रोज के कलेश से भोला का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहता था कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने जीवन भर अपना पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन भोला वृद्ध आश्रम के आंगन में टहल रहा था, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक टेम्पो आकर रुका। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस टेम्पो की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस आंगन में प्रवेश करेगा। टेम्पो से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में टेम्पो से करीब 40-45 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक लाल बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उससे कुछ कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों टेम्पो में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। भोला की ओर देखते ही अपने सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे ही वह महिला विवाह की तरफ चली गई। तभी भोला के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। भोला बार बार उसी महिला के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसे लगा कि जैसे वह उस महिला को जानता है, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया कि आखिर वह महिला कौन है। फिर रोज भोला को देखते ही वह महिला अपने पल्लू से अपना आधा चेहरा छुपाकर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला काम में लगी हुई थी तो संयोग से भोला भी वहां पहुंच गया। उस महिला के सर से पल्लू उतरा हुआ था। भोला की नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी तो देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने ही सवालों ने उसके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उसका एक मित्र भी उसके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, थोड़ा सा काम था इसलिए आ गया, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद भोला की नजरें बार बार वसुंधरा को ही ढूंढ रही थी। वह उससे पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यहाँ आने की नौबत आ गई। उसका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? भोला दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई? उसने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों न हो, आखिर जो उसके बेटे बहू ने उसके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वह बार बार अपने घर को याद कर रही थी। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे पौधे रोपने का काम दिया गया। यह सुनकर भोला का मन परेशान हो गया।
वह जानना चाहता था कि आखिर वसुंधरा के साथ हुआ क्या। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में वसुंधरा के पास गया। भोला को अपने सामने खड़ा देखकर वसुंधरा थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी भोला ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस हालत में कैसे पहुंची? वसुंधरा ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। यह देखकर भोला और भी अधिक परेशान हो गया। उसके दिल ने कहा कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछूं कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं है? अपने ही विचारों में मग्न भोला वृद्ध आश्रम के आंगन में टहल रहा था। अचानक उसका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक खंबे को पकड़कर संभल गया। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर चोट लगी है तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। भोला ने कहा, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते ही भोला आंगन में रखी बेंच पर जाकर बैठ गया और कुछ महीनों पहले घटी एक घटना को याद करने लगा। जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गया तो उसके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। तब उसकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उसका बेटा चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता है तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठ जाते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उसने इतना ही नहीं सोचा कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें। एक दिन जब भोला का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चार पाई पर बेटे बेटे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं, बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब भोला अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुका था। अपने अतीत में झांकते भोला अभी अपने विचारों में खोया हुआ ही था। तभी सामने से उसका बुजुर्ग मित्र रामू आता हुआ दिखाई दिया। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर भोला ने कहा, क्या बात है रामू, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तब रामू ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। रामू की बात सुनकर भोला कुछ परेशान हो गया और अपने मित्र से कहने लगा, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आता है, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी रामू ने कहा, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भोला उससे नाराज होकर उसकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या वसुंधरा के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम नहीं आता। जब तक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। भोला को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ गया। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहा था तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उसके पास आया और उसे आवाज लगाई। भोला उस समय ठिठक कर बैठ गया और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोला, जी कहिए। बोला, तुम्हारा बेटा और बहू तुमसे मिलने आए हैं, साथ में तुम्हारा पोता भी है। यह बात सुनकर भोला हैरान हो गया, साथ में उसके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगा कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गया तो उसका 7 वर्ष का पोता सोनू उसे देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उसकी ओर दौड़ा और उसके पैरों से चिपक गया। भोला की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहा था, लेकिन अपने पोते को देखते ही उसका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि
यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज सोनू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। सोनू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी भोला ने कहा, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहां पर दोबारा नहीं जाना चाहता। उसका बेटा बोला, पिताजी आप घर पर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी भोला ने कहा, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए भोला अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी बेटे और बहू ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर भोला के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपका अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? इतनी बात सुनकर भोला का दिल पिघलने लगा। तभी सोनू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर भोला खुद को रोक नहीं पा रहा था, परंतु अपने बेटे और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहता था। लेकिन सोनू ने कहा तो भोला घर जाने के लिए तैयार हो गया और कहा, मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही सोनू का जन्मदिन हो जाएगा इसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा और बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। सोनू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। भोला के पुराने मित्र भी आज उसे बहुत दिनों बाद मिले, परंतु भोला ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि कल अपने बेटे और बहू को जो सरप्राइज में देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय भोला घर पर ही रुक गया। जब अपने कमरे में सोने के लिए गया तो अपनी पत्नी कमला की यादों में खो गया। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं कमला, मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते भोला सोचने लगा कि एक कमला थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक रोटी के लिए तरसा दिया, छोटा से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी, सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठा तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आया तो बहू ने कहा, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहा था कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। भोला उन्हें देखकर हैरान था और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगता है तो वह देखता है कि उसकी बहू के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगा कि चलो बेटी, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। भोला ऐसा सोचकर कार में बैठ जाता है। एक पल के लिए अपने घर को निहारता है, फिर सोचता है कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उसी जगह पर रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा। अपना वृद्ध आश्रम ही बहुत अच्छा है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपना मनपसंद काम करता हूँ।
जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। भोला भी कार से निकला और अंदर जाने लगा। जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर अपने बेटे और बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी भोला की आवाज सुनकर रुक गए। भोला ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उसका बेटा और बहू मीनाक्षी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के आंगन में पहुंचकर भोला वहां पर काम करने वाले एक व्यक्ति से वसुंधरा को बुलाने के लिए कहता है। वसुंधरा जैसे ही बाहर आई वैसे ही भोला का बेटा उसे देखकर दंग रह गया और बहू को जैसे काटो तो खून नहीं आता, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर वसुंधरा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का वसुंधरा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मीनाक्षी बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर वसुंधरा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटी तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वे वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ आप मुझे फोन करके भी तो बता सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए वह अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई तो मैंने तुम्हारे ससुर को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए वसुंधरा ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर बहू का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी वसुंधरा बोली, बेटी वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई बहू अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी भोला का बेटा माफी मांगते हुए कहने लगा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो भोला और वसुंधरा दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहने लगे कि हमें अब बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु भोला और वसुंधरा का एक ही जवाब था कि एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे सह सकें। इतना कहकर भोला और वसुंधरा अपने अपने कमरे में चले गए। फिर भोला का बेटा और बहू दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। फिर जब भोला का बेटा और बहू बूढ़े हुए तो सोनू ने भी उनको वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। फिर उन्हें समझ में आया कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। क्या सोनू ने अपने माता पिता के साथ सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताइए।